वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 321 आपका मुझसे क्या रिश्ता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस मोनालिसा का नाम लेने की। उसे देखकर तो मेरा मन करता था उसके सारे दांत तोड़ दूं। अगर तुमने उससे शादी करने के बारे में सोचा भी तो उससे पहले मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। सम्मी ने गुस्से में युवान का कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा। सम्मी युवान की आंखों में ही देख रही थी, वह दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। युवान ने सम्मी की आंखों में देखते हुए मुंह बनाकर कहा, अगर मोनालिसा से शादी नहीं करूंगा तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। तुम बताओ किससे शादी करूं मैं करूंगी तुमसे शादी। सम्मी ने युवान की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। सम्मी की बात सुनते ही युवान की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत एक्साइटेड वॉइस में कहा, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगी। युवान की बात सुनकर सम्मी को एहसास हुआ उसने गुस्से में क्या बोल दिया। मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। तुम भूल जाओ मैंने अभी जो कुछ भी कहा। सम्मी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। सम्मी की बात सुन युवान ने मुस्कुराते हुए सम्मी की तरफ देखा जो उससे अब दूर हो चुकी थी। इतनी आसानी से नहीं मिसे जो सवाल, युवान ने कहा और सम्मी को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। सम्मी ने युवान की तरफ देखते हुए कहा, आगे से कभी मुझसे गुस्से में या नफरत में बात करोगे, मरते दम तक नहीं। युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान की बात सुन सम्मी उसके गले लग गई। उसकी नाराजगी तो युवान से कब की खत्म हो चुकी थी। अब से मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सो मच सम्मी, युवान ने कहा। सम्मी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसे ही उसके गले लगी रही। वह सच में युवान से बहुत प्यार करती थी। 5 साल युवान से दूर गिल्ट में उसने कैसे बिताया था, ये वह युवान को बता भी नहीं सकती थी। अवनी रोते हुए काजू को लेकर बजाज मैंशन आ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी मम्मा को रोता देखकर काजू भी बिल्कुल चुप थी। अवनी जैसे ही बजाज मैंशन के गार्डन एरिया में आई, इस वक्त मानिक जो अपनी कार से बाहर आया था, उसकी नजर अवनी पर पड़ गई। अवनी को देखते ही मानिक भागते हुए अवनी के पास आया। अवनी जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखती मानिक ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अवनी ने मानिक की तरफ देखा। अवनी का पूरा चेहरा आंसू से भीगा देखा, जिसे देखकर एक पल के लिए मानिक की सांस ही थम चुकी थी। क्या हुआ बीवी, मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। मानिक की बात सुनकर भी अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मानिक ने काजू की तरफ देखा और उसे अवनी की गोद से अपनी गोद में लिया। काजू आप अंदर चलो, मैं और मम्मा थोड़ी देर में आते हैं, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर काजू ने भी अपनी गर्दन हमें हिला दी। वह बहुत समझदार बच्ची थी। उसने एक नजर अवनी की तरफ देखा, फिर मानिक की गोद से नीचे उतर सीधी बजाज मैंशन के अंदर चली गई। मानिक ने अवनी की तरफ देखा। वह कुछ कहता है इससे पहले ही अवनी ने कहा, क्या तुम पहले से जानते थे। अवनी की बात सुन एक पल को तो मानिक कंफ्यूज हो गया। उसने देखा अवनी एक टक रेड्डी मैंशन की तरफ देख रही थी। मानिक समझ गया अवनी क्या पूछ रही है। मानिक ने अवनी से कहा, पता और कहां, मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चला, मैं तुम्हें वही बताने के लिए यहां आया था। मानिक की बात सुन अवनी ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। अवनी के आंसू देखकर मानिक के दिल में दर्द हो रहा था। उसने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे सब कुछ जानना है, अवनी मानिक के गले लगी कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा यही रहेगा कि तुम खुद उनसे ही सब कुछ सच पूछो। मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। अवनी चुपी रही, तभी उन्हें अंदर से हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मानिक ने अवनी की तरफ देखा और फिर उसे लेकर मैंशन के अंदर आ गया। अवनी और मानिक जैसे ही अंदर आए, उनकी नजर हॉल में बैठे सभी लोगों पर गई। भूषण बजाज और फैमिली के बाकी सदस्य हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे। उनके साथ ही हेमंत जी भी बैठे थे, जिनकी गोद में काजू बैठी खेल रही थी। वह सभी किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, तभी भूषण बजाज की नजर अवनी और मानिक पर पड़ी। उन्हें देखते ही भूषण बजाज ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उनकी बात सुनकर भी अवनी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। वह मानिक के पास खड़ी थी। वह अवनी को ऐसे खड़े देखकर कंफ्यूज हो गए। सबका ध्यान मानिक अवनी के ऊपर ही चला गया। दूसरी तरफ एसआर लगातार हेमंत जी को कॉल किए जा रहा था, लेकिन वह एसआर का कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे।
एसआर के चेहरे पर घबराहट थी। पता नहीं अवनी अब क्या करने वाली है। उसे तो पूरा सच भी नहीं पता। कहीं वह हमें अपनाने से मना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एसआर खुद से ही बातें कर रहा था। क्या हुआ बेटा? हेमंत जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर हेमंत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। आप कौन हैं और आपका मुझसे क्या रिश्ता है? आप यहाँ क्यों आए हैं? अवनी ने एक साथ अपनी शांत पर दमदार आवाज में कहा। अवनी की आवाज ऐसी थी जैसे एल आने वाले तूफान की शांति हो। अवनी की बात सुनकर हेमंत जी के साथ साथ बजाज परिवार के सभी सदस्य अपनी जगह से खड़े हो गए। आयशा और व्योम भी कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अवनी किस बारे में बात कर रही है। अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो कुछ वक्त में वैसे भी मैं सच पता कर लूंगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी सब सच बता दें। आपका मेरी बीवी के साथ क्या रिश्ता है? मानिक ने हेमंत जी को घूरते हुए कहा। मानिक? भूषण बजाज ने तेज आवाज में मानिक पर चिल्लाते हुए कहा। मानिक ने उनकी तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान सजाए कहा, आप ही सब कुछ जानते थे ना दादाजी? फिर भी आपने सच छुपाया। आप लोग कब तक सच छुपाने वाले थे? हम लोगों ने कोई सच नहीं छुपाया। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अवनी, तुम्हें पहले हेमंत की बात सुननी चाहिए। अपूर्वा जी ने कहा। हर हर महादेव दिल 322 अतीत सच। और वह सही वक्त कब आने वाला था दादी? अवनी ने अपूर्व जी की तरफ देखकर कहा। अवनी की बात सुनकर अपूर्व जी चुप हो गए। उनके पास अवनी की इस बात का जवाब नहीं था। हम तुम्हारे दादाजी हैं, हेमंत रेड्डी ने कहा। उनकी बात सुनकर अवनी ने हैरानी में उनकी तरफ देखा और फिर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो कोई भी रिश्तेदार नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताएं, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? अवनी की बात सुन भूषण बजाज ने अवनी की तरफ देख कहा, हेमंत बिल्कुल सही कह रहा है अवनी। ये तुम्हारे दादाजी ही है और तुम उनकी ही पोती हो। हेमंत रेड्डी की पोती अवनी रेड्डी। हेमंत जी की बात सुनकर आयशा को भी 440 वोल्ट का झटका लगा। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर यह सच है तो मेरी माँ झूठ क्यों बोलेगी? और अगर सच में मेरा कोई परिवार था तो वह इतने सालों तक कहाँ था जब मैं अकेली थी? अवनी ने कहा। उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था किसी की बातों पर। मानिक ने अवनी के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। मानिक ये सच्चाई जान चुका था। अवनी की बात सुन हेमंत बजाज ने अवनी के पास आकर कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमसे वादा लिया था। हम तब तक तुमसे नहीं मिल तो सकते थे जब तक तुम 25 साल की ना हो। जाओ। अवनी को हेमंत जी की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह अपनी भी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। यह तब की बात है जब तुम सिर्फ 3 साल की थी। हम यही बजाज मेंशन के पास वाले मेंशन रेड्डी मेंशन में रहते थे। तुम्हारी माँ यानी सुभद्रा और मेरा इकलौता बेटा गौतम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश भी थे। सिद्धार्थ की शादी होने के कुछ सालों बाद ही हमारी जिंदगी में तुम आई। तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से काम नहीं थी। हमारे खानदान की छोटी सी राजकुमारी जिसे हर कोई प्यार करता था। तुम्हारे पापा तुम पर जान देते थे। उनकी बातें सुनकर अवनी के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज पहली बार उसे अपने परिवार के बारे में पता चल रहा था। वह तो कभी जानती भी नहीं थी कि उसका एक परिवार है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक से उस रात एक हादसा हो गया, जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। हमने अपना बेटा खो दिया। ये कहते हुए हेमंत जी की आंखों से भी आंसू आ गए। वहां हर कोई देख सकता था ये कहते हुए वह कितने ज्यादा दुखी है। हेमंत जी ने अवनी की तरफ देखा और अपनी भीगी पलकों से कहा, हम उस रात सिद्धार्थ और तुम्हारी माँ के साथ एक शादी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ तुम और गौतम थे। कौन जानता था कि वह हादसा हो जाएगा। रेड्डी परिवार केवल बिजनेस ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड को भी कंट्रोल करता था। हमारे एक नहीं हजारों दुश्मन थे। उन दुश्मनों की भनक पड़ चुकी थी। घर पर सिर्फ तुम्हारे पापा है। गौतम अंडरवर्ल्ड का किंग था। उसे मारने के लिए दुश्मनों ने घर को जला दिया। गौतम ने जैसे तैसे करके तुम्हें तो घर से बाहर सेफली निकाल दिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। उस रात के बाद मैंने अपना बेटा खो दिया। हेमंत जी की बात सुनकर अवनी को बहुत दर्द हो रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हुआ होगा। मानिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह भी यह सब कुछ नहीं जानता था।
भूषण बजाज ने आगे जाकर हेमंत जी के कंधे पर हाथ रखा। वह अपने दोस्त को ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे। तुम यही जानना चाहती हो ना, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, या हम तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो इसकी वजह वह वादा था जो मैंने तुम्हारी माँ से किया था। उस रात मैंने सिर्फ अपने बेटे को नहीं खोया, बल्कि सुभद्रा ने अपने पति को भी खो दिया। सुभद्रा को तो कभी यह अंडरवर्ल्ड का काम पसंद ही नहीं था, लेकिन उस हादसे की बात सुभद्रा इतनी ज्यादा टूट गई कि उसने फैसला किया वह अपने बच्चों को इस काली दुनिया से दूर रखेगी। लेकिन इतनी जल्दी काली दुनिया से बाहर निकलना नामुमकिन था, इसीलिए सुभद्रा अपने साथ तुम्हें ले गई। सिद्धार्थ मेरे साथ था और तुम सुभद्रा के साथ। सुभद्रा ने मुझसे वादा लिया था जब तक तुम 25 साल की ना हो जाओ, तब तक उस काली दुनिया की परछाई भी मैं तुम तक ना पड़ने दूं। अगर मैं तुमसे मिलने आया तो दुश्मनों को जरूर भनक पड़ जाती, इसीलिए मैं कभी तुम्हारी सामने नहीं आ पाया। लेकिन सुभद्रा के जाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं इंडिया तुम्हें देखने के लिए आया था। उस वक्त तुम कॉलेज में थी। तुम्हें लगता था तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स घूमते थे जो तुम्हारी हिफाजत करते थे। मैं सुभद्रा से किया वादा नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। बस यही एक गुनाह था मेरा। लेकिन क्या मेरे उस गुनाह की तुम इतनी बड़ी सजा दोगी? अवनी हेमंत जी की तरफ ही देख रही थी। हेमंत जी की बात सुनकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी। हेमंत गलत नहीं है अवनी, वह तुमसे मिलना चाहता था। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, भूषण बजाज ने कहा। अवनी ने हेमंत रेड्डी की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही देख रहे थे। अवनी कुछ कहती कि तभी वहां पर एसआर आया। अवनी, एसआर ने कहा। अवनी ने उस तरफ देखा। अवनी ने कभी सोचा भी नहीं था इंटरनेशनल क्रश उसका भाई होगा। एसआर आगे आया, वह ठीक अवनी के सामने खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखा और प्यार से कहा, मैंने बहुत सालों तक अपनी बहन का इंतजार किया है, क्या तुम मेरे इंतजार को अब खत्म कर दोगी? अवनी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, वह किसी गहरी सोच में थी। अवनी को शांत देखकर सबको घबराहट हो रही थी, कहीं अवनी सिद्धार्थ और हेमंत जी को अपने से मना ना कर दे। अवनी ने एक नजर मानिक की तरफ देखा। अवनी को अपनी तरफ देखता पाकर मानिक ने कहा, तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानिक की बात सुन अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जाकर बढ़कर सिद्धार्थ को अपने गले लगा लिया। अवनी को अपने गले लगे देखकर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज फाइनली वह अपनी बहन को गले लगा रहा था। अवनी के पास तो फिर भी उसकी माँ थी, सिद्धार्थ तो बचपन से ही अकेला था। अवनी और सिद्धार्थ को इस तरह गले मिलते देखकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आयशा तो अभी भी हैरान थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कहीं वह कुछ सपना तो नहीं देख रही। मुझे पता है तुम्हें हमें अपनाने में समय लगेगा, लेकिन मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, सिद्धार्थ ने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा। अवनी ने सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने भाई को ही गले लगाओगी, अपने इस बुढ़े दादा को नहीं। हेमंत जी ने नम आंखों से अवनी की तरफ देखते हुए कहा। हेमंत जी की बात सुन अवनी ने उनकी तरफ देखा और आगे बढ़ उनके गले लग गई। अवनी बहुत समझदार थी, वह जानती थी सालों पहले जो कुछ भी हुआ उसमें हेमंत जी की कोई गलती नहीं थी। उसे हेमंत जी से पहले दिन से अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी वह उनकी पोती ही है। हेमंत जी की आंखें बंद हो गई। इस पल के लिए उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा इंतजार किया था। मानिक वहां खड़ा अवनी को देख रहा था। वह अवनी के लिए बहुत खुश था। अवनी को उसका परिवार मिल चुका था। वहां सबकी आंखें नम थी। मीरा जी और पल्लवी जी ने नहीं सोचा था सच इस तरह सामने आएगा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो आज सबके सामने सच आ गया। देखा हेमंत, हमारी बहू कितनी समझदार है, अपूर्व जी ने मुस्कुराते हुए अपनी नम आंखों से कहा। यहाँ चल क्या रहा है? मेरे आने की खुशी में सब रो क्यों रहे हैं? एक आवाज सबको सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही सबने दरवाजे की तरफ देखा, सबकी आंखों में हैरानी दिखने लगी। वहां एक खूबसूरत सी लड़की ब्लू जीन्स एंड व्हाइट लॉन्ग जैकेट में खड़ी थी। ईशाना, आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। ईशाना बजाज व्योम की बहन जो उससे छोटी थी। ईशाना इंडिया से बाहर पढ़ाई कर रही थी। आज बहुत सालों बाद में वापस इंडिया आई थी। सबके मुंह खुले के खुले देखकर ईशाना ने कहा, लगता है किसी को मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई। ईशाना की बात सुनकर आयशा ने आगे बढ़कर तुरंत ईशाना को अपने गले लगा लिया। ईशाना और आयशा बहुत अच्छे दोस्त थे।
ऐसे अचानक से टपकेगी तो सब हैरान ही रहेंगे ना, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर ईशाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा स्टाइल है। बदमाश आने से पहले बताना तो चाहिए था ना, मेहर जी ने आगे जाकर ईशाना के कान खींचते हुए कहा। ईशाना में चारों तरफ देखा और फिर मेहर जी से कहा, माँ सब है, मानिक तुम तो माँ को समझो। दी आप आने से पहले मुझे बता देती, मैं अरेंजमेंट कर देता, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर ईशाना ने उसे घूरते हुए कहा, मानिक बजाज में कोई 5 साल की बच्ची नहीं हूँ जो अकेले कहीं आ जा नहीं सकती, भूलो मत तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईशाना की बात सुनकर अवनी को हंसी आने लगी। वह हंसने लगी, उसने पहली बार किसी को मानिक से इस तरह बात करते हुए देखा था। अवनी को हंसते देखकर मानिक ने से घूरते हुए धीरे से उसके पास जाकर उसके कान में कहा, जितना हंसना है हंस लो, रात को तो तुम्हें चिल्लाना ही पड़ेगा। मानिक की बात सुनकर अवनी बिल्कुल चुप हो गई, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। अवनी और मानिक को इस तरह एक दूसरे के साथ देखकर हेमंत जी ने अपने मन में कहा, अवनी अगर इस बदतमीज आदमी के साथ खुश है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए हमारी पोती की खुशी सबसे बढ़कर है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दादाजी, सिद्धार्थ ने हेमंत जी से कहा। सिद्धार्थ की बात सुन हेमंत जी ने हैरानी में कहा, तुम्हें कैसे पता हम क्या सोच रहे हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन से आपके साथ हूँ, आपके बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारी उम्र मेरे बारे में जानने की नहीं बल्कि अपने लिए लड़की ढूंढने की है। अब मैं और इंतजार नहीं करने वाला, अगर तुमने कोई लड़की नहीं ढूंढी तो मैं ढूंढ दूंगा, हेमंत जी ने गुस्से से कहा। हेमंत जी की बात सुनकर एक पल को सिद्धार्थ की नजर ईशाना पर गई जो चोर नजरों से उसे ही देख रही थी। ईशाना ने जैसे ही देखा सिद्धार्थ उसे देख रहा है, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। रात में सब लोग डिनर करके चैन से अपने रूम में चले गए। रेडी फैमिली भी आज बजाज मैंशन में ही रुकने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल सही हो चुका था। काजू आज हेमंत जी के पास सोने वाली थी। अवनी और मानिक दोनों बालकनी में सोफे पर बैठे थे। इसका मतलब है जिज्ञासा अभी दुनिया में नहीं रही। अवनी ने हैरानी में मानिक की तरफ देखते हुए पूछा, फ्रेंड्स आज से माय लॉयर वाइफी का 323 क्या सब ठीक हो गया? सब लोग डिनर करके चैन से अपने रूम में चले गए। रेडी फैमिली भी आज बजाज मैंशन में ही रुकने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल सही हो चुका था। काजू आज हेमंत जी के पास सोने वाली थी। अवनी और मानिक दोनों बालकनी में सोफे पर बैठे थे। इसका मतलब है जिज्ञासा अभी दुनिया में नहीं रही। अवनी ने हैरानी में मानिक की तरफ देखते हुए पूछा। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पर जिज्ञासा की मौत कैसे हुई? अवनी ने पूछा तो मानिक ने उसे बताया, जिज्ञासा को उसके ही साथी अक्ष ने मार दिया क्योंकि वह मुझ तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिज्ञासा किस बात का बदला लेना चाहती थी? उसकी तुमसे क्या दुश्मनी थी? अवनी ने मानिक की तरफ देखते हुए पूछा। मानिक ने अवनी के बालों को सहलाया और फिर कहा, जिज्ञासा का एक भाई था शुभम, वह बजाज कॉर्पोरेशन में एक स्पाई बनकर आया था। मुझे शुभम पर शक नहीं था। उस वक्त बजाज कॉर्पोरेशन के हालात दिन ब दिन खराब होती जा रहे थे और इसकी वजह थी कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन कोई लीक कर रहा था और वह शुभम ही था। मुझे शुभम पर इतना विश्वास था कि मुझे उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। उसी वक्त एक दिन मुझ पर अटैक हुआ, उस वक्त शुभम भी मेरे साथ था। उसे में यज्ञ के आदमियों ने शुभम को मार दिया। वह मुझे भी मारने ही वाले थे लेकिन मैं बच गया। शुभम ने सोचा भी नहीं था यज्ञ उसे ही मार देगा। मरने से पहले ही शुभम ने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई थी लेकिन वह यज्ञ का नाम नहीं बता पाया। यक्ष ने जिज्ञासा को यही बताया कि मैंने शुभम की जान ली है। तो इसका मतलब है जिज्ञासा शुभम इन सब के पीछे यज्ञ का हाथ था। पर यह है कौन? अवनी ने कंफ्यूजन में पूछा। वह ये सब कुछ जानकर हैरान थी। ये हमारा बिजनेस रिवील है और अभी नर्क में है, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मानिक के साथ रहते रहते वह इतना तो समझ ही चुकी थी। मानिक किस टाइप का इंसान है। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मचा दी, मानिक उसे छोड़ने वाला तो नहीं था। मतलब अब सब कुछ सही हो गया है, अवनी ने खुशी से कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने इंट्रेंस नजरों से अवनी की तरफ देखा और उसकी चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, अभी कहाँ? मानिक की आवाज इतनी मदहोश कर देने वाली थी कि अवनी उसके इंटेंशन बखूबी समझ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, अवनी ने कहा और तुरंत मानिक की गोद से नीचे उतर रूम में भाग गई। कहां तक भागोगी मिसेज बजाज? मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा और अवनी के पीछे पीछे रूम में आ गया। अवनी रूम में बेड पर लेट चुकी थी और उसने ब्लैंकेट से अपने पूरी चेहरे को कवर कर लिया था ताकि मानिक को ये लगे कि वह सो चुकी है। अवनी को सोते देख मानिक के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई।
मानिक धीरे धीरे कदमों से बेड पर अवनी के पास जाकर लेट गया। उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की। लगभग 2 मिनट बाद अवनी ने ब्लैंकेट से अपना मुंह निकाल बालकनी की तरफ देखा। मानिक को वहां न देखकर अवनी ने धीरे से खुद से ही कहा, लगता है हार मान ली। अवनी ने कहा ही था कि तभी मानिक ने अवनी को कमर से पकड़ अपने ऊपर कर लिया। मानिक बजाज कभी हार नहीं मानता। मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। अवनी को तो एहसास भी नहीं था कि मानिक उसके पास ही लेता है। अवनी ने मानिक की तरफ अपनी पप्पी आई से देखते हुए कहा, मुझे उल्लू बनाया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें पाया, मानिक ने कहा और तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। उसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मानिक के हाथ लगातार अवनी की पीठ पर चल रहे थे। किस करते हुए ही मानिक ने अवनी की नाइटी का नोट खोल दिया, जिससे मानिक के हाथों अवनी की नाइटी के अंदर आराम से जा रहे थे। मानिक ने झटके से अवनी को अपने नीचे किया और उसकी नाइटी को उससे अलग कर दिया। अवनी गहरी सांस लेते हुए मानिक की तरफ देख रही थी। यह पहली बार नहीं था जब वह दोनों करीब आए हो, लेकिन हर बार की तरह अवनी आज भी नर्वस लग रही थी। बीबी, आई विल नॉट बी जेंटल, मानिक ने कहा और सीधे अवनी के सीने पर अपनी होंठ रख दिए। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानिक के हाथों की उंगलियों में अपने हाथों को जकड़ लिया। वो दोनों ही एक बार फिर एक दूसरे के प्यार में खो गए। 6 महीने बाद। बीवी, क्या तुम रेडी हो गई? मानिक ने रूम के अंदर आते हुए कहा। अंदर आते ही मानिक की नजर मिरर के सामने खड़ी अवनी पर गई, जिसने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी पर व्हाइट पर्ल से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी ने अपना चेहरा मानिक की तरफ किया। मानिक तो अपनी जगह पर स्टैचू बनकर ही खड़ा हो गया। अवनी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों में फ्लावर्स की व्हाइट क्लिप लगाए। उसने अपने कानों में भी फ्लावर्स के इयररिंग्स पहन रखे थे। अवनी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मानिक की नजरें उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। मानिक को खुद को इस तरह देखता पाकर अवनी ने कुछ सोचा और फिर अपने बल्लू को कमर की दूसरी तरफ डाल अपनी कमर को मानिक को दिखाते हुए कहा, पतिदेव, आप क्या देख रहे हैं? मानिक अवनी में ही खोया हुआ था। उसने बिना अपनी पलकें झपकाते कहा, योर हॉट फिगर। इसका मतलब मैं हॉट हूँ। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बस मानिक के मुंह से अपनी तारीफ ही सुनना चाहती थी। मानिक अवनी की तरफ ही देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी पीछे जाती इससे पहले ही मानिक ने अवनी की खुली कमर को अपने हाथों से पकड़ा और उसे अपने करीब कर धीरे से उसके कान में कहा, सिर्फ हॉट ही नहीं, मेरे दिल की धड़कन भी हो। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी पलकें झुका ली। वह मानिक की ऐसी बातों पर बिना ब्लश के रह नहीं पाती थी। हमें लेट हो रहा है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने अवनी के गालों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अभी सिर्फ इससे काम चला रहा हूँ ताकि तुम्हारा मेकअप खराब ना हो, पर एक बार हम वापस आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद वह दोनों ही रूम से बाहर आ गए। उनके रूम से बाहर आते ही काजू भागते हुए उन दोनों के पास आए। उसने भी स्काई ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक पहन रखी थी, जो बिल्कुल अवनी की साड़ी से मैच कर रही थी। पापा, काजू ने मानिक को देखकर कहा। मानिक ने तुरंत आगे बढ़कर काजू को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, वाओ प्रिंसेस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मानिक की बात सुनकर काजू ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, पापा मुझे शर्म आती है। काजू की हरकत देखकर अवनी ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें किस बात पर शर्म आ रही है काजू? मम्मा, अब काजू बिग हो गई है, अब तो आप उसे काजू मत बुलाया करो। मेरा एक नाम भी है वामिका बजाज, आप कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाती। वामिका ने शिकायत करते हुए कहा, क्योंकि तुम अभी भी सिर्फ 6 साल की हो और हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहोगी। वामिका, तुम दुनिया के लिए हो पर मेरे लिए सिर्फ मेरी काजू, अवनी ने कहा और आगे बढ़ काजू के गालों पर किस किया। अगर आप दोनों मुझे ऐसे किस करते रहेंगे तो मेरे प्रिंस चार्मिंग को बुरा लगेगा, वामिका ने नींबू बनाते हुए कहा। वामिका की बात सुनकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। कौन है तुम्हारा ये प्रिंस चार्मिंग? तुम किसकी बात कर रही हो? मानिक का रिएक्शन देखकर अवनी को हंसी आ रही थी। वह जानती थी मानिक काजू को लेकर कितना पॉजिटिव है। वह सपनों वाले प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही है, अवनी ने हंसते हुए कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने एक अजीब सा मुंह बनाया। फिर काजू की तरफ देख बड़े ही प्यार से उससे कहा, काजू, डैडी के होते हुए भी क्या तुम्हें किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत है? मानिक की बात सुनकर काजू अपनी मासूम आंखों को झपकते हुए मानिक की तरफ देखने लगी। हर किसी को प्रिंस चार्मिंग की जरूरत होती है। अवनी ने काजू को अपनी गोद में ले लिया।
वरना शायद मानिक उसे पागल ही कर देता। क्या तुम लोग चलने नहीं वाले? वहां पर व्योम ने आते हुए कहा। व्योम की आवाज सुनकर उन सबका ध्यान उस तरफ गया जहां पर व्योम और आयशा खड़े थे। फ्रेंड्स, आज से माय लॉयर वाइफी का सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसका लिंक व्हाट्सएप चैनल पर आएगा। 320। क्या तुम लोग चलने नहीं वाले? वहां पर व्योम ने आते हुए कहा। व्योम की आवाज सुनकर उन सबका ध्यान उस तरफ गया जहां पर व्योम और आयशा खड़े थे। इनको देखकर तो लगता है ये भूल ही गए हैं। वैसे सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम ही लोग बाकी हैं, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर वह सभी लोग घर से अपनी अपनी कार में निकल गए। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार रानावत मेंशन के ठीक सामने आकर रुकी। वह सभी कार से बाहर आए। मेंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहां बहुत सारी लग्जरी कार खड़ी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ पर कोई पार्टी है। अवनी मानिक और काजू के साथ हॉल के अंदर आए। आयशा और व्योम थोड़े पीछे रह चुके थे। हॉल में बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे। तभी शिवांगी और नीति की नजर अवनी पर गई। वो दोनों अवनी के पास आए। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। त्राही कब से आपका इंतजार कर रही है। आप मेरे साथ चलो, शिवांगी ने कहा। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। नीति ने जैसे ही काजू को अवनी की गोद से लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, अवनी ने अपने कदम पीछे लेते हुए नीति की तरफ घूर कर देखा। नीति समझ नहीं पाए अवनी उसे इस तरह गुस्से में क्यों देख रही है। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो नीति? अब तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में तुम काजू को अपनी गोद में नहीं ले सकती। और मैं अपनी होने वाले भांजा भांजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देने वाली, अवनी ने अपनी नाक फूलाते हुए कहा। अवनी की बात सुन नीति को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। नीति 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। अच्छा हुआ भाभी आपने इसे रोक दिया, वरना ये तो आजकल मेरी भी नहीं सुनती, राहिल ने वहां आते हुए कहा। राहिल की बात सुन नीति ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कब आपकी बात नहीं सुनी? आप तो हर वक्त अपना हुक्म चलाते रहते हैं। पहले जरूर मैं हुक्म चलाता था, लेकिन जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो मुझे तुम्हारे नखरे उठाने पड़ रहे हैं। कब तुम रोने लग जाती हो, कब तुम हंसती हो, ये तुम्हें खुद नहीं पता होता, राहिल ने मजाकिया अंदाज में कहा। राहिल की बात सुन नीति ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, ठीक है अब मैं बात ही नहीं करूंगी। ये कहते हुए नीति गुस्से में वहां से चली गई। प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, तुम्हें उसके साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। अगर नीति को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अवनी ने गुस्से में राहिल की तरफ देखते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर राहिल ने मानिक की तरफ देखा, जिस पर मानिक ने अपने कंधे उचका दिए। बीवियों के सामने किसी की नहीं चलती, मानिक ने कहा। अवनी फिर शिवांगी के साथ त्राही के कमरे की तरफ चली गई और काजू को मानिक की गोद में दे दिया। अवनी और शिवांगी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उनकी नजर सीढ़ियों के पास खड़े वीर और त्राही पर गई। उन दोनों को देखते ही सभी गेस्ट की नजर उन पर ही चली है। त्राही ने रेड कलर का लहंगा पहन रखा था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसके ऊपर डायमंड की ज्वेलरी त्राही के बालों को कलकर खुला किया हुआ था। वीर ने त्राही के हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था, जैसे वह दुनिया को बता देना चाहता हो त्राही ही अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और त्राही ही की मांग में सजा वह लाल सिंदूर इस चीज की गवाही दे रहा था। आज त्राही और वीर की रिसेप्शन पार्टी थी। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। वाह भैया और भाभी साथ में कितने खूबसूरत लग रही है ना, समवी ने कहा। समवी के पास ही खड़े युवान ने समवी की तरफ देखा और उसके कान के पास जाकर कहा, कुछ महीनों बाद हम भी ऐसे ही हमारी रिसेप्शन पार्टी में सबके सामने आएंगे। सगाई तो वैसे भी हो गई है, सिर्फ शादी बाकी है। युवान की बात सुनकर समवी के कान शर्म से लाल हो गए। उन दोनों की ही सगाई हो चुकी थी। अच्छा हुआ मैडम तुम लेट नहीं आई, वीर ने त्राही के साथ अवनी के पास आते हुए कहा। अवनी ने मुंह बना दिया और फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी दोस्त के लिए आई हूँ। ये कहते हुए अवनी ने त्राही को अपने गले लगाया। ये देखकर वीर की आंखें छोटी हो गई। तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तुम हो, लेकिन त्राही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अवनी ने हंसते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर वीर का चेहरा अजीब सा हो गया, जिसे देखकर त्राही को भी हंसी आ रही थी। तभी वहां पर मानिक काजू को अपनी गोद में लेकर आया। वीर अंकल, काजू ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। वीर ने आगे बढ़ मानिक की गोद से काजू को अपनी गोद में लिया और उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस वामिका? प्रिंसेस बहुत अच्छी है अंकल, पर आपकी क्वीन मुझसे भी ज्यादा अच्छी है।
ये कहते हुए काजू ने त्राही की तरफ देखा जो उसे ही प्यार से देख रही थी। काजू की बात सुन वीर ने त्राही की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी क्वीन बहुत खूबसूरत भी तो है। वीर की आंखों में एक अलग ही नशा जुनून था, जिसे देखकर त्राही पानी पानी हो रही थी। सबका ध्यान उन दोनों के ऊपर ही था और वीर ऐसी हरकतें कर रहा था। हम भी यहाँ पर हैं, अवनी ने खांसते हुए कहा। अवनी की बात सुन वीर ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तुम लोगों से यही कहता था जब मैं सिंगल था, लेकिन तुम दोनों एक मौका नहीं छोड़ते थे मुझे जेलस फील करवाने का। वो तो हम अभी भी करवा सकते हैं। ये कहते हुए मानिक में अवनी की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अवनी को भी हंसी आ गई। लगता है वीर ने कोई जोक मारा है, आयशा ने वहां आते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर वीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जोक तो तुम लोग करते हो, कैसे तुमने कोर्ट मैरिज कर ली ताकि पैसे बचा सको। हाँ, हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होता ना, आयशा ने वीर को जवान दिखाते हुए कहा। आयशा व्योम की शादी के बारे में भी सबको पता चल चुका था। ऑफिशियल सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट भी की जा चुकी थी। ईशाना दी कहाँ है, युवान ने पूछा। युवान की बात सुनकर सबका ध्यान इधर उधर गया। तभी अवनी ने कहा, वह भैया के साथ है। मुझे तो समझ नहीं आता अरेंज मैरिज होती हुए भी उन दोनों में इतना प्यार कैसे आया। मुझे तो कुछ और लफड़ा लग रहा है, शिवांगी ने सोचते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने शिवांगी के सर पर एक चपत मारी। जब शिवांगी ने देखा तो वहां पर जय खड़ा था। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही क्यों चलता रहता है, जय ने मुस्कुराते शिवांगी से कहा। शिवांगी अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में लगता है ईशान दी और एसआर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उनसे ही पूछना चाहिए, अवनी ने कहा। अवनी की बात से सब सहमत थे। सिद्धार्थ और ईशाना की शादी हो चुकी थी, उन दोनों की ही अरेंज मैरिज थी। परिवार वालों ने मिलकर उनकी शादी करवाई थी, जिसके लिए उन दोनों ने हाँ भी बोल दी थी। अवनी ने कॉल करके सिद्धार्थ और ईशाना को वहां बुलाया। वो दोनों जो बैकयार्ड में गए हुए थे, दोनों ही पार्टी हॉल में आ गए। वह दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर अवनी ने उन्हें क्यों बुलाया, क्या हुआ अवनी। सिद्धार्थ में अवनी से प्यार से पूछा तो अवनी ने सिद्धार्थ के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डाले कहा, भैया आपको मेरी कसम है, सच सच बोलना, क्या आप भाभी को पहले से जानते थे। अवनी का सवाल सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने ईशाना की तरफ देखा जो अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईशाना को शर्म आ रही है। सिद्धार्थ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर सबकी तरफ देखकर अवनी से कहा, हाँ हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनफैक्ट हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे, पर इस बारे में किसी को पता नहीं था। और इसी बीच मैं इंडिया आ गया, ईशाना भी, और फिर हम दोनों की शादी फिक्स हो गई। इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सबको तो लगता था इन दोनों की अरेंज मैरिज है, पर ये दोनों तो बड़े खिलाड़ी निकले। ईशाना को बहुत शर्म आ रही थी। बहन शेर तो भाई सवा शेर, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, वीर ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा। वीर की बात सुन अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे कोई बचा भी पाएगा। दूर बैठे भूषण बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बच्चे साथ में बहुत खुश है, सबके बीच में कितना प्यार है ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भूषण, बस ये लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहे। हेमंत जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, मैं तो इंतजार कर रही हूँ हमारी नई पीढ़ी का, पता नहीं उनकी कहानी कैसी होगी, पर जैसी भी होगी एकदम दमदार होगी। अपूर्वा जी ने मुस्कुरा कहा, ध्वनि ये थी तुम्हारे नाना और नानी की कहानी। तुम्हारे नाना अगर इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो तुम्हारी नानी भी एक बहुत फेमस लॉयर थी। वामिका ने अपने गोद में सिर रखे सो रही उस 10 साल की लड़की से कहा, वाओ मम्मी, नाना नानी